नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडीज की ये वीडियो, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट्स थ्रू पोस्टल बैलेट इन द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भी जो इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो जो डायरेक्ट बूथ पर ना जाकर के अपने घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग से आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ कैटेगरी आपको मेंशन है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 डिफरेंट कैटेगरी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो आपको ये बताना है कि किनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी गई है कि ये अपना वोट जो कास्ट करेंगे वो डायरेक्ट बूथ पर ना जाकर के पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी अपना वोट दे सकते हैं। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कैटेगरी में बोला गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस पोस्टल बैलेट को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि वोटर अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन यानी कि जिसको डिटेंशन में रखा गया वो अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से कास्ट कर सकते हैं। थर्ड है आपके लिए आर्म पुलिस फोर्स और ऑफ स्टेट यानी कि भी आर्म पर्सन है, यानी जो सिक्योरिटी वगैरह में लगे हुए हैं, तो वो भी अपनी जो वोट वगैरह है वो कास्ट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से। और फोर्थ जो स्टेटमेंट आपको मेंशन है, इसमें बोला जा रहा है कि भी जो भी 65 ईयर से अबव है या मोर देन 65 ईयर के, वो भी अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से दे सकते हैं। तो करेक्ट आपको जो भी लग रहा है इन चारों में से, उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर को चूज करिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भी ऑप्शन ए में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि चारों ही जो ऑप्शन आपको दिए गए, चारों जो आपको ये दे रखे हैं स्टेटमेंट, चारों ही कैटेगरी करेक्ट है। तो आपके हिसाब से क्या सही है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि ये चारों के चारों जो कैटेगरी है, इन सबको अलाउड है कि भी ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, लोकसभा के, तो उससे पहले लॉ मिनिस्ट्री ने ये जो एज है 80, पहले क्या था कि 80 ईयर से जो भी अबव के उनको ये अलाउड था, लेकिन अब इसको क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते ये बोला गया कि जितने भी 65 से अबव एज के हैं उन सबको ये फैसिलिटी दी जाएगी अब, ठीक है, यानी कि वो घर बैठे बैठे ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। इससे पहले 2019 में ये डिसाइड किया गया था कि जो 90 ईयर से अबव है उनको ये अलाउड किया गया था, लेकिन अब वो 65 कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा ये जो पोस्टल बैलेट होता है, ये एक तरह से ये प्रोसेस होता है जिसमें वोट डायरेक्ट बूथ पर जाके ना दे करके पेपर पे दे करके सील करके उसे जमा कर दिया जाता है। यानी कि जो पर्सन इसे वोट करने वाला है उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो बूथ पर जाकर के, पोलिंग बूथ पर जाके अपना वोट कास्ट करे। तो इसके अंदर जो लोग जिनको ये अलाउड होता है, जो ये सर्विस यूज कर सकते हैं, उसके आर्म फोर्स के जितने लोग हैं उनको अलाउड होता है। इसके अलावा वो सारे वोटर जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं उन सबको ये अलाउड होता है। इसके अलावा अब जो न्यू कैटेगरी में बोला गया कि 65 ईयर से जो अबव है उनको भी अलाउड है। और पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी अलाउड हो गया, अलाउड है। और जिनको भी डिटेंशन किया जाता है उन सबको ये अलाउड है कि वो अपना वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एडवांस ट्रोपेंडो डेको सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये एक सिस्टम है, आपको ये बताना है कि ये 2 स्टेटमेंट दे रखा है। इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट इज डिजाइन एंड डेवलप इंडिजिनियसली बाय द डीआरडीओ, यानी कि हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ है उसने इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन भी किया है खुद अपने लेवल पर। यानी कि जो एडवांस्ड ट्रोपेंडो डेको सिस्टम जो है हमारी कंट्री में, इसे हमारी कंट्री में डीआरडीओ ने इसे डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि इस सिस्टम को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है मिराज। इस नाम से भी इसको मेरीज नाम से या मिराज नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है।
ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि जो सिस्टम है जिसको शॉर्ट में ATDS भी बोला जाता है, यानी कि एडवांस टोरपेडो डिफेंस सिस्टम, इस सिस्टम को हमारी कंट्री में DRDO ने डेवलप किया हुआ है और इसने खुद अपने लेवल पे डेवलप किया हुआ है, इसलिए इसे इंडिजिनस सिस्टम भी बोला जाता है। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है ये बहुत जो किस किस काम के लिए कैपेबल है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जैसे हमारी कंट्री में कोई थ्रेट आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, उसको न्यूट्रलाइजेशन करना। न्यूट्रलाइजिंग का उसका मतलब ये है कि अटैक होने से पहले, जैसे ही अटैक होता है उसे हवा में ही खत्म कर देना, यानी कि टारगेट तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। और क्योंकि ये हमारी कंट्री में डेवलप हुआ है, हमारे DRDO ने, इंडी देश ने इस पे काम किया हुआ है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और इसको मरीच नाम से भी बोला जा रहा है क्योंकि ये हमारी कंट्री में जो नेवल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यानी कि इंडियन नेवी को ही ये दिया गया है, जो कि नेवल हमारे प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने जो आपके मरीन वगैरह या फिर सी लेवल पे जो प्रोटेक्शन है हमारे, उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये बड़ा रोल अदा करता है। यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, यहाँ ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है 5 आईज के बारे में कि 5 आईज इन इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड USA, यानी कि 5 आई के नाम से जो जाना जाता है इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो उसमें बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बात की जा रही है कि ये 5 कंट्री है जिसको 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस के रूप में माना जाता है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि P5 आर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट 5 मेंबर डेट आर, वो कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और यूनाइटेड स्टेट। यानी कि पहले तो आपको 5 आईज के बारे में बता दिया गया, सेकंड स्टेटमेंट में आपको परमानेंट 5 के बारे में बता दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, यानी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो इंडिया बोला गया, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, P5 का, सॉरी ये 5 आई का पार्ट इंडिया नहीं है, यानी कि हमारी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री वो जान लेते हैं। इसके अंदर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, यानी कि न्यूजीलैंड करेक्ट है इसके अंदर, हमारी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आपका, ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उसके अंदर जो बोला गया चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इस वजह से आप बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन भी बी हो गया। अच्छा, अब जान लेते हैं कि ये 5 आई क्या है। 5 आई में जैसे मैंने बताया कि ये सारी कंट्री है, ठीक है। उसके अलावा ये बोला जा रहा है कि इंडिया भी इसका पार्ट होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। अभी रिसेंटली इसका 75th एनिवर्सरी थी, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशियान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। नॉट बोला गया ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करनी है जो इसका पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट जो आपको बोला कंट्री दी गई है ब्रुनेई दी गई है, सेकंड आपको मलेशिया दिया गया है, थर्ड आपको ताइवान दिया गया है। तो इन कंट्री में से आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करनी है जो कि एशियन का पार्ट नहीं है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ओनली 3, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 1 2 3। तो आपको वो कंट्री आइडेंटिफाई करना है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि जो एशियन का मेंबर नहीं है, ठीक है।
तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ताइवान इसका पार्ट नहीं है। बाकी और जान लेते हैं इसके अंदर से कौन कौन सी कंट्री है। अगर हम एशियान की बात करें तो ये 1967 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, इसलिए इसको कई बार बोल भी दिया जाता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन में से एग्जिस्टेंस में आई थी। ये साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है, ठीक है, वहां पे ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक समूह है जिसका नाम है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। और इसके अंदर जो कंट्री आती है वो आती है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और लास्ट में वियतनाम। तो ये कुछ कंट्री है, 10 कंट्री है जो इसका पार्ट है। और जो जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि भी ताइवान इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द टर्म गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले आपसे बोला गया गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। आपको ये बताना है ये गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल जो टर्म यूज किया जाता है, आप न्यूज में आजकल काफी न्यूज में रहता है, तो ये किस चीज से बिलोंग करता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये एक रिलीजियस हैविंग अ गोल्ड डिपॉजिट, एक रिलीजन ग्रुप है, उसके बारे में रिलीजन बोल सकते हैं जो कि गोल्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन ए में आपसे ये बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये ड्रग ट्रैफिकिंग का एक रूट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये स्ट्रेटेजिक अलायंस इन यूरोप है, यूरोप के अंदर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में आपसे बताया जा रहा है। और डी में आपसे बोल रहा है ये डेड जोन है पैसिफिक ओशन में, यानी पैसिफिक ओशन में जो डेड जोन है उसको गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए। तो ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग रूट से रिलेटेड है, यानी कि जो काफी न्यूज में रहता है ये गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल। तो पहले जान लेते हैं गोल्डन ट्राइंगल क्या है। गोल्डन ट्राइंगल का मतलब है यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, उसके अंदर जो कंट्री है यानी कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये क्या है कि ड्रग्स वगैरह ट्रैफिकिंग के लिए एक तरह से ये वो कंट्री जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री कह लो, या जहां इस रीजन में सबसे ज्यादा ड्रग्स होते हैं। अच्छा, रूट वगैरह की अगर बात करें या इस रीजन की अगर हम बात करें, यानी उसको जो बोला जाता है गोल्डन ट्राइंगल, तो गोल्डन ट्राइंगल का मतलब यहाँ पे ये है कि कंट्री थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ये 3 कंट्री है जो कि गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जानी जाती है। और उसके ऊपर गोल्डन क्रीसेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कंट्री आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आती है। और ये जो कंट्री है ये किसी चीज के लिए, ये जो ग्रुप जिसके नाम से जाना जाता है ये ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए फेमस है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है और ये स्टेटमेंट 3 है। इस क्वेश्चन में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। और जैसे नीचे आपसे बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, चूज करना है, यानी सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेडियो वेव के बारे में बोला जा रहा है कि ये सबसे लंबी यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो। अच्छा, स्टेटमेंट सेकंड में आपसे बोला जा रहा है these are produced by the accelerated motion of the charge in the conducive wire। कि भाई ये जो प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, एक्सेलरेटेड मोशन जब होता है इस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये बोला जा रहा है चार्ज ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, जब वायर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तब ये प्रोड्यूस होता है। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन सिग्नल कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स। कि ये जो सिग्नल्स होते हैं रेडियो वेवलेंथ को यूज करके जो सिग्नल्स होते हैं वो क्लाउड से रिफ्लेक्ट होते हैं, ये बोला जा रहा है अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है।
सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोल दिया गया 1 2 3, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं रेडियो वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा। तो रेडियो वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें या वेवलेंथ की बात करें, यानी कि अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो इससे 80s में, जब ये लेट 80s जो डेकेड चल रहा था, उस डेकेड में हेनरिक हर्ट्ज ने इसे डिस्कवर किया था। कई बार आप लोगों ने जैसे रेडियो वगैरह सुनते हैं जहाँ वेवलेंथ वगैरह यूज होता है, तो चैनल वगैरह रेडियो पे अगर आप चैनल की बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे ऑल इंडिया रेडियो अगर आप सुनते हैं, ठीक है, गोल्ड FM या जो भी रेनबो वगैरह, तो कई बार आपको बोला जाता है कि इतने किलो हर्ट्ज पे है ये, ठीक है, 101 किलो हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या है, एक यूनिट है, और ये यूनिट किनके नाम पे रखा गया, ये हेनरी हर्ट्ज के नाम पे रखा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला गया कि ये प्रोड्यूस कब होता है, जब आप मोशन, ये प्रोड्यूस कब होता है जब एक्सीलरेटेड मोशन होता है, यानी कि ये बात भी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपसे बोला गया कि भी ये जो वेवलेंथ है ये क्या होता है, ये रेडियो वेवलेंथ कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रेवल थ्रू द एयर, ये ट्रेवल कैसे करती है, थ्रू एयर ट्रेवल करती है, ठीक है। और ये जब क्लाउड होता है तो ये बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्ट ऑफ क्लाउड, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो अब ये थोड़ा बहुत और भी बातें याद रख सकते हैं कि भी ये रेडियो वेवलेंथ की लॉन्गेस्ट होती है, प्रोड्यूस होती है जब आप एक्सिलरेट करते हैं, तब मोशन को एक्सिलरेट करते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है। दो बात हो गई। उसके अलावा कुछ बातें और भी आप फैक्टर याद रख सकते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, यानी कि इसका यूज, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भी इसका यूज रेडियो वगैरह में यूज हो जाता है, ठीक है। रेडियो के बाद जब टेलीविजन आया तो टेलीविजन कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होने लग गया, और आजकल जो मोबाइल फोन है यानी कि सेलुलर फोन है, सबसे ज्यादा यूज इसके अंदर हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले। द नगर वन स्कीम एम्स टू डेवलप एटलीस्ट वन अर्बन फॉरेस्ट फॉर एवरी सिटी इन इंडिया। ये एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया नगर वन स्कीम, और इस स्कीम का एम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भी इसका जो एम है, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया कि भी इसका एम ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी अर्बन एरिया है, अर्बन फॉरेस्ट एरिया जितने भी है, यानी हर सिटी में एक अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाना, इसका ये टारगेट है। एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, ये बोला जा रहा है आपसे। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड, एक फंड क्रिएट किया गया जिसे शॉर्ट में CAF एक्ट के थ्रू एक फंड क्रिएट किया है जिसका नाम रखा गया कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड, और ये जो सेट किया गया था ये 2016 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि कंपनसेटरी अफोर्डेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि कैंपा के तहत, ठीक है, 2016 में एक फंड को क्रिएट किया गया था इस एक्ट के तहत, ताकि जो वन वगैरह जो स्टैब्लिश करना है वो काम पूरा किया जा सके। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉर टू, यानी कि कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो बोला जा रहा था 2016 में एक एक्ट के तहत, कैंपा एक्ट के तहत, यानी कि कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी सेटअप किया गया था ताकि वन वगैरह यानी फॉरेस्ट वगैरह डेवलप किया जा सके सिटी वगैरह में। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपको गिवन है नगर वन स्कीम के बारे में, वो गलत हो गया। वो गलत ये हुआ कि ये जो बोला गया एवरी सिटी मस्ट हैव टू मेंटेन वन फॉरेस्ट एरिया, ये गलत है। यहाँ पे सारे सिटी के लिए नहीं पॉसिबल रखा गया, बल्कि ये बोला गया भाई इसका जो एम है, नगर वन स्कीम का जो एम है, अल्टीमेट एम जो है वो डेवलप किया है, एम टू डेवलप 200,
कितने 200 अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाना है पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, अगले 5 साल के अंदर कम से कम 200 अर्बन फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना है पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। ये टारगेट है। बस टारगेट के लेके फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया था, ठीक है। सारी सिटीज के अंदर नहीं, एटलीस्ट 200 सिटी, बस इतना ही टारगेट रखा गया। बाकी सेकंड स्टेटमेंट तो उसका करेक्ट ही है, तो इस हिसाब से आप ये बोल सकते हो हमारा जो ऑप्शन बी हो गया, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ कमेंट करके आप आंसर बता भी सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द भारत नेट प्रोजेक्ट, आपसे पूछा जा रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड 2, और आपसे भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। इट एम टू क्रिएशन ऑफ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द ग्राम पंचायत। ये भारत नेट प्रोजेक्ट का जो अल्टीमेट एम है वो ये रखा गया कि हमारी कंट्री के अंदर जो ग्राम पंचायत है उनको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना इनका टारगेट है। स्टेटमेंट 1 में ये बोला जा रहा है, और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट ओनली प्रोवाइड एक्सेस, ये बोला जा रहा है इट ओनली प्रोवाइड एक्सेस टू द पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है ये सिर्फ किसके लिए, पब्लिक जो, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल जो पूरी कंट्री में है, और एमटीएनएल जो कि आप बोल सकते हैं कि मेट्रो सिटी के अंदर है। तो ये बोला जा रहा है कि भी इनके द्वारा इसे काम किया जाएगा, बाकी और लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओनली प्रोवाइड एक्सेस टू द पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, सिर्फ उनके लिए है। यानी कि आप बोल सकते हो हमारी कंट्री में बीएसएनएल और एमटीएनएल है, सिर्फ ये काम करेगी, और कहां काम करेगी, रूरल एरिया में काम करेगी। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए का मतलब ये हुआ कि भी ये कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास वो करेक्ट है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ये भारत नेट प्रोजेक्ट आखिर में है क्या। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारी कंट्री के अंदर है उन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट, इसका पहले जो ये 2011 में, अक्टूबर 2011 में इनिशिएट किया गया था इस प्रोग्राम को, और इसका नाम रखा गया था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो नोफन भी बोल सकते हैं आप, ये रखा गया था इसका नाम। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई उन्होंने इसका नाम रखकर बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट रख दिया 2015 के अंदर। यानी कि 2011 में ये प्रोजेक्ट आया था हमारी कंट्री के अंदर, फिर 2015 में क्या किया, इसका नाम बदल दिया गया। अच्छा, इसके अंदर क्या किया गया, जो हमारी कंट्री के अंदर जो भारत नेट है ये एक फ्लैगशिप मिशन है, किसका, बीएसएनएल का। बीएसएनएल के अंदर जो आता है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, उसके अंदर ये काम होता है। अच्छा, और ये जो काम हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो कंपनी एक्ट है 1956, उसके तहत ये स्कीम को लाया गया है हमारी कंट्री के अंदर। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा, ये जो बोला जा रहा था आपको कि भाई ये ग्राम पंचायत को, यानी कि रूरल एरिया में जितनी भी ग्राम पंचायत है उसको ब्रॉडबैंड फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये बिल्कुल सही है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि भाई ये क्या करेगी, जितने भी पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडर है, ठीक है, सिर्फ उनके लिए, ये बात गलत हो गई। बल्कि ये केबल टीवी ऑपरेटर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है हमारी कंट्री के अंदर, सबको इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। तो इस हिसाब से आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर रूरल एरिया के अंदर नेट की कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत और बाकी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए जितने भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है हमारी कंट्री के अंदर, सबको इंक्लूड किया गया इस प्रोग्राम के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो प्रोग्राम है भारत नेट प्रोग्राम, ये इसके ये बोल सकते हो आप कि भाई ग्राम पंचायत को इंटरनेट प्रोवाइड करना, और जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर है टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी काम करते हैं सबका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ओनली वर्ड जो था वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जो करेक्ट आंसर इसका ये हो गया आपका बी हो गया, सॉरी ए हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट गिवन है उनको ध्यान में रखते हुए नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। स्टेटमेंट 1 को, इन द इमरजेंसी सिचुएशन, आपसे बोला जा रहा है इन द इमरजेंसी सिचुएशन शेड्यूल बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई थ्रू द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि अगर बैंक में कोई क्राइसिस हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, जितने भी बैंक है हमारी कंट्री के अंदर, तो वो आरबीआई से जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो फंड बोरो करते हैं उसको बोला गया है, ये जो फैसिलिटीज का नाम रखा गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये बोला जा रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में ये बोला गया। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है कि भी इसके अंदर क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि जिस शॉर्ट में MSF बोल सकते हो, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के तहत ये बोला जा रहा है इट इज अ टूल यूज्ड बाय द आरबीआई, ये टूल है जो आरबीआई यूज करती है टू अलाउ बैंक टू बोरो, कि बैंक बोरो कर सकती है अपनी मनी थ्रू द रीपर्चेज ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि रीपर्चेज ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा ये क्या कर सकती है, बैंक जो नॉर्मल बैंक है हमारी कंट्री के अंदर जैसे एसबीआई वगैरह या जो भी कमर्शियल बैंक है, वो क्या करती है, मनी जनरेट करती है। ठीक है, इस कहां से, आरबीआई के थ्रू, ये बोला जा रहा है। फर्स्ट वाले में इमरजेंसी कंडीशन में, दूसरे वाले में नॉर्मल कंडीशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको ये बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। गलत होने का मतलब ये हुआ ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अब डिटेल में समझ लेते हैं इन टर्म्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे शॉर्ट में एलएएफ बोला जा रहा है। ये एक टूल है, ठीक है, एक टूल है आरबीआई के द्वारा कि आरबीआई हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को, यानी कि जो करेंसी सप्लाई है, रुपी जो हमारी कंट्री के अंदर है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। ठीक है, ये बैंक के लिए फैसिलिटी नहीं है, बल्कि ये आरबीआई के लिए एक फैसिलिटी है। इसके अंदर आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे टर्म्स को यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है हमारी कंट्री के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ये बैंक के लिए नहीं बल्कि आरबीआई के लिए एक फैसिलिटी है। अच्छा, अब ये जान लेते हैं ये रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। ठीक है, अब इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट क्या होता है कि आरबी जो रिजर्व बैंक है वो बोरो करता है, वो क्या करता है, लैंड करता है मनी टू द बैंक। ठीक है, वो क्या करता है, मनी प्रोवाइड करता है किसको, बैंक को। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो ये बात थी रेपो रेट की। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, बोरो करती है मनी फ्रॉम द बैंक। यानी कि रेपो रेट के अंदर आरबीआई लोन देती है बैंकों को, और रिवर्स रेपो रेट में क्या, आरबीआई लोन लेती है बैंक से। क्यों लेती है, ताकि वो कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो करेंसी चल रही है उसको वेल मेंटेन कर सके, यानी कि कोई इन्फ्लेशन वगैरह ना बढ़ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये काम, ये टूल्स यूज करती है। ये तो स्टेटमेंट 1 की बात होगी जो कि स्टेटमेंट गलत था। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि एमएसएफ। ये क्या होता है, ये एमएसएफ क्या होता है, ये एक तरह से बैंकों के लिए एक विंडो ओपन करता है, एक स्पेशल विंडो है कमर्शियल बैंक के लिए। यानी कि हमारी कंट्री में आरबीआई के तहत जो जितने भी बैंक आते हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, XYZ, जितने भी बैंक है हमारी कंट्री के अंदर कमर्शियल बैंक, वो सारे आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है और आरबीआई उनको कंट्रोल भी करती है। तो ये बाकी कमर्शियल बैंक को आरबीआई एक फैसिलिटी देती है, जो एक स्पेशल विंडो ओपन करती है, जहां से आरबीआई से, ठीक है, आरबीआई से वो क्या कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनके पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रख करके इमरजेंसी सिचुएशन में फंड को ले सकती है नॉर्मल बैंक। दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। इसके अंदर क्या है कि एमएसएफ में, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो गवर्नमेंट के जो द्वारा जो भी सिक्योरिटी पेपर इशू करती है आरबीआई, या गवर्नमेंट जो इशू करती है, उसको आरबीआई के पास रखकर उस बेसिस पे वो मनी को, यानी कि लोन को अप्रूव करवा सकती है आरबीआई से। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं कहूं कि दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको गिवन थे, दोनों में गलत बातें दी गई थी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत थे। करेक्ट बात क्या है मैंने आपको बता दिया। तो करेक्ट जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर डी हो गया हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है,
स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। अब इकोनॉमी का ही क्वेश्चन चल रहा है, ये भी कुछ एक पर्सन के बारे में जो इकोनॉमी से रिलेटेड है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसके बारे में। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, चलो अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर बाद में मैं कुछ बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि प्रशांत चंद्र महालोबिस, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालोबिस के बारे में आपसे बातचीत की जा रही है कि प्रशांत चंद्र महालोबिस इज कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स इन इंडिया। हमारी कंट्री के अंदर जो स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं हम, यानी सांख्यिकी की बात करें, तो उसके फादर माने जाते हैं प्रशांत चंद्र महालोबिस, ठीक है। महालोबिस जो है हमारी कंट्री के अंदर फादर ऑफ स्टैटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, स्टेटमेंट 1 में बोला गया। और स्टेटमेंट में 2 में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो महालोबिस जो है प्रशांत चंद्र, यानी कि पीसी महालोबिस बोलो या प्रशांत चंद्र महालोबिस की बात करें, तो ये बोला जा रहा है इसके रिगार्डिंग में कि नेशनल स्टैटिक्स डे जो है ये 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। ये 2 बातें बता दी गई। अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी के अकॉर्डिंग बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप समझ लेते हैं। अभी 29 जून की बात करें हम, तो 29 जून को हमारी कंट्री में जो ये प्रशांत चंद्र महालोबिस है, इनका बर्थ ईयर डे होता है। तो इस दिन उसका बर्थडे होने की वजह से हमारी कंट्री में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके लिए पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है। तो ये होता है 29 जून को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। किसके वजह से, पीसी महालोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालोबिस के बर्थडे के दिन ये सेलिब्रेट होता है। क्यों इनकी बर्थडे को इतना स्पेशल माना जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स आप बोल सकते हो, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर, उसकी वजह से उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। इन्होंने हमारी कंट्री के अंदर स्टैटिकल मेथड को डेवलप किया था, डिजाइन किया गया था, उनमें से जिसका नाम है फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में जो मेजर इवेंट जितने भी हुए थे स्टैटिक्स से रिलेटेड, वो इनके द्वारा किए गए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि कोलकाता के अंदर एक इंस्टीट्यूशन फ्रेम किया, एस्टेब्लिश किया गया था, वो जिसका नाम है ISI, यानी कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जो कोलकाता के अंदर जो सबसे पहले वो स्टैब्लिश हुआ था। तो इनके जो जनक है, इनके जो फादर कह सकते हैं, इनके स्टैब्लिश जो इन्होंने किया था, वो प्रशांत चंद्र महालोबिस ने ही किया था। अच्छा, प्लानिंग कमीशन जो हमारी कंट्री के अंदर आया था, तो प्लानिंग कमीशन को भी जो बनाया था, स्टैब्लिश किया था, वो इन्होंने ही किया था। बाद में इसका नाम बदल करके हमारी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, नीति आयोग रख दिया, लेकिन इसको स्टैब्लिश किसने किया था, इन्होंने ही किया था। अच्छा, इनके बारे में ही बोला जा रहा है 1893 में बॉर्न हुए थे, 1972 में डेथ हो गए थे। और जितने भी शुरू के जो 5 ईयर प्लान थे हमारी कंट्री के अंदर, ये 5 ईयर प्लान फर्स्ट सेकंड, जो शुरू के जो 5 ईयर प्लान थे, 3 5 ईयर प्लान थे स्टार्टिंग के, वो इनके द्वारा ही ये प्लान किए गए थे, उनको एग्जीक्यूट किया गया। डाटा कलेक्शन, यानी जितने भी प्लान स्टार्टिंग के थे, सारे काम इन्होंने ही स्टार्ट किया था हमारी कंट्री के अंदर। इसलिए ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप करंट अफेयर या जनरल स्टडीज की हम बात करें तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, प्रशांत चंद्र महालोबिस, और ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स आप बोल सकते हो। और हमारी कंट्री में इनको रिस्पेक्ट देने के लिए नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इस हिसाब से आप बोल सकते हो। करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे मैं रीड कर रहा हूं, द कोर सेक्टर इंडस्ट्री इंक्लूड्स कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, टूरिज्म, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारी कंट्री के अंदर जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कोर सेक्टर के अंदर ये कुछ सेक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे शॉर्ट में IIP भी बोला जा रहा है, इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट में आपके कोर सेक्टर के बारे में बात की गई, सेकंड में आपसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात की गई, जो एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है इसे NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है मंथली, ये बोला जा रहा है। ये 2 स्टेटमेंट आपके पास गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है,
सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है 1 और 2 दोनों ही गलत है। जैसे बोला गया ना नाइदर 1 nor 2, इट मीन्स दोनों ही गलत है। तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए सही आंसर इसका क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड, दोनों ही गलत है। अब गलत क्यों ये समझ लेते हैं। इसके अंदर जो एक सेक्टर आपको टूरिज्म दिया गया था, ठीक है, टूरिज्म जो दिया गया था, टूरिज्म को कोर सेक्टर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखिए ये जो सेक्टर आपको देख रहे हैं टूरिज्म, टूरिज्म इसका पार्ट नहीं है। अब जान लेते हैं डिटेल में कि भी कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आते हैं कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सेक्टर जो है ये इसका पार्ट है, टूरिज्म इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP के बारे में बोला गया था। ये जो एक रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है इसके बारे में बोला गया था कि ये स्टेटमेंट में आपको बोला गया था ये NSSO के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये बोला जाता है। एक्चुअल में इसे किसी ये पब्लिश करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है NSO है। NSO का मतलब है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इसे पब्लिश करती है। ठीक है, बस ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये NSO है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी। डी का मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है COG-X के बारे में। COG-X अ ग्लोबल लीडरशिप समिट इज रिलेटेड टू, ये एक ग्लोबल समिट है, लीडर्स का एक समिट है। आपसे ये पूछा जा रहा है ये समिट किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है ये COG-X। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है आर्टिकल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। बी में आपसे बोला जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ कोराल, ठीक है, कोराल के प्रिवेंशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए ये सबमिट है। और सी में आपसे बोला जा रहा है स्पेस जंक, यानी कि जो सैटेलाइट वगैरह हम लोग स्पेस में छोड़ते हैं तो उसके जो जब वो नुकसान हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो स्पेस में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो जो एक कबाड़ इकट्ठा हो रहा है, एक जंक इकट्ठा हो रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है ऑप्शन सी में। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि डी ऑप्शन आपसे ये बोलता है कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस के फ्रीडम से रिलेटेड है COG-X। तो COG-X समिट जो हुआ था होता है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस थीम से रिलेटेड, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आजकल ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड ये सेक्टर ज्यादा डेवलप हो रहा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ये इस टॉपिक के ऊपर, इस थीम के ऊपर COG-X एक ग्लोबल लीडर्स का एक समिट होता है। ठीक है, और ये एनुअली हर साल ऑर्गेनाइज होता है लंदन में, लंदन यानी कि यूके के अंदर ये ऑर्गेनाइज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड भी दिए जाते हैं, जिसके अंदर दो कैटेगरी, इस बार कोविड-19 की वजह से यहाँ पे दो कैटेगरी डिसाइड की गई है जिसमें कि प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है सोसाइटी को, जो सोसाइटी बेस्ट इनोवेशन करती है उसके लिए, और सेकंड दिया जा रहा है पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर के लिए। तो ये दो कैटेगरी सेट किए गए इस बार के लिए। अच्छा, इसके अलावा इसमें COG-X 2020 जो इस साल जो हुआ था, इस साल जो ये हुआ था ये तो ये हमारी कंट्री यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को कोरोना वायरस के से रिलेटेड जो डील करने के लिए जो हेल्प डेस्क क्रिएट किया गया है, चैट बॉक्स, इसके लिए अवार्ड ये डिसाइड किया गया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आप हमारे से पूछा गया है, आपसे जो क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट करना है अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। और नीचे बोला जा रहा है जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। तो स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 आपका ये हो गया, स्टेटमेंट 3 आपका ये हो गया। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि टर्म्स ऑफ द ऑफिस हैज बीन फिक्स्ड एज 5 ईयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के लिए 5 ईयर का टर्म यानी कि 5 ईयर के लिए सर्विस फिक्स की गई है। ठीक है,
सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है प्रोसीजर ऑफ हिज और हर रिमूवल इज स्टेटेड इन आर्टिकल 76 कि आर्टिकल 76 में इसके बारे में कि इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं पोस्ट से, इसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 76 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल, जिसे शॉर्ट में एजी लिख दिया गया है, कि अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा ओनली। ये सिर्फ लोकसभा के अंदर प्रोसीडिंग को पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें कुछ बोल सकता है, ठीक है, सिर्फ लोकसभा के अंदर। ये बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। अब तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नन, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन गलत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो आपके हिसाब से क्वेश्चन करेक्ट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब क्यों होगा ऐसा, अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये बोला गया था कि अटॉर्नी जनरल के बारे में कि हमारी कंट्री के अंदर, पहले से जान लेते हैं भी इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस रोल का। तो अटॉर्नी जनरल जो हमारी कंट्री के अंदर होता है, ये एक हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, यानी कि एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये आर्टिकल 76 में जो आपसे बोला गया था कि ये आर्टिकल 76 में इसको रिमूव करने के रिगार्डिंग में मेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 76 बस ये डिफाइन करता है कि भी ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हमारी कंट्री के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए, किसका, अटॉर्नी जनरल का होना चाहिए, ये बताता है। और इसके रिमूवल के बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके जो सर्विस के बारे में और इसके रिमूवल से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि 76 आर्टिकल क्या है, इसके ऑफिस के रिगार्डिंग में है, रिमूवल से रिगार्डिंग में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और उसके बाद जो ये बोला गया कि इसके लिए कि रिमूव कैसे, प्रोसीजर के बारे में जो बोला गया वो भी गलत है। इसका कोई टर्म्स क्लियर नहीं है कि भी कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे जो हो गए, तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद एक बात और बोलेगी कि लास्ट स्टेटमेंट के अंदर कि इसे सिर्फ लोकसभा के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट है, ऐसा नहीं है। ये लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी, राज्यसभा दोनों सभा के अंदर ये पार्टिसिपेट कर सकता है और उसमें अपना बातचीत भी रख सकता है, अपने व्यू रख सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा डी। डी का मतलब ये हुआ सारे स्टेटमेंट गलत है इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गंगा काउंसिल से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि विद रेफरेंस टू द नेशनल गंगा काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इट हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपर इंटेंस ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड रिजुवेनेट ऑफ रिवर गंगा ओनली, यानी कि ये जो गंगा नेशनल गंगा काउंसिल जो क्रिएट की गई है हमारी कंट्री के अंदर गंगा रिवर को ठीक करने के लिए और उसमें पोल्यूशन वगैरह जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है, ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 के अंदर। और स्टेटमेंट 2 के अंदर आपसे बोला जा रहा है द मीटिंग ऑफ द काउंसिल इज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस मीटिंग के चेयरमैन होते हैं, मतलब बयास के चेयरपर्सन हेड जो अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके हेड, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और आपसे पूछा जा रहा है कि भी इन दोनों ही स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको बताना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड नाइदर वन नॉट टू, दोनों ही गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी। बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यानी कि जो इसे चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये तो बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मैं बात करूं नेशनल मिशन ऑफ क्लीन
गंगा, जो कि हमारी कंट्री में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका जो चेयरमैन होता है, इस काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको मेंशन किया गया कि ये सिर्फ गंगा रिवर में पोल्यूशन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए ही बनाया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके मल्टीपर्पज है, कई और भी फीचर के लिए बनाया गया, जैसे कि गंगा रिवर को बेसिन को ठीक करना, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरी, जितनी भी ट्रिब्यूटरी है उसे ठीक करना, और सी रूट यानी कि जो आप ये कह सकते हैं रिवर रूट को ठीक ठाक करना, और इसका रिजनरेशन यानी कि कई सारे फीचर है, कई सारे काम इसका करना है, सिर्फ ओनली यही काम करना नहीं है। और एक बात और जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इस काउंसिल को फॉर्म किया गया हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो आप ये ठीक कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी प्रोटेक्टेड एरिया है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये कुछ गिवन है। फर्स्ट में बोला जा रहा है राजाजी नेशनल पार्क, सेकंड बताया जा रहा है आपका नामधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और थर्ड आपसे बोला जा रहा है पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क सेंचुरी वगैरह आपको दिए गए हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है जिसकी लोकेशन उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। तो जो आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है, आपको करेक्ट वाला आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस जो इस तरह से गिवन है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, यानी कि ये दोनों क्या है, उत्तराखंड के अंदर है। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, इट मींस नामधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पिन वैली नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के अंदर है। और सी में बोला जा रहा है ओनली वन का मतलब है सिर्फ राजाजी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। और डी में बोला जा रहा है ऑल 3, यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क गिवन है, ये तीनों ही उत्तराखंड के अंदर है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर इसका क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि राजाजी नेशनल पार्क, ये हमारी कंट्री में सी राजगोपालाचारी, जो कि हमारी कंट्री के जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो इन्होंने लीड किया था उस टाइम, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर फ्रीडम, जब आजादी मिल गई थी तो गवर्नर जनरल फ्रीडम इंडिया यानी कि आजाद भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, तो उन्हीं के नाम पर यह नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। तो एक तो ये उत्तराखंड के अंदर है, जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद नामधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों तो भी उत्तराखंड के अंदर है। लेकिन अगर हम बात करें पिन वैली नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। ये कहा है, ये हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर ये एरिया, इसकी जो लोकेशन आती है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये बोल सकते हो। थर्ड वाला तो हमारा पार्ट नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब ये हुआ कि भी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अलावा और जान लेते हैं भी और कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कंट्री में उत्तराखंड के अंदर है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई सबसे फेमस, जो सबसे ज्यादा जो फेमस है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर हो गया। उसके बाद एक और है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। फिर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड के अंदर है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है वो ये सारे, यानी कि पिन वैली यहाँ पे गलत है। पिन वैली उत्तराखंड में ना होकर के हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। इस क्वेश्चन के अंदर PMFME स्कीम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसे शॉर्ट में PMFMC बोला जा रहा है। इट मींस प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2 और ये स्टेटमेंट 3। 3 स्टेटमेंट गिवन है और तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये बताना है, नीचे जैसा बोला गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द स्कीम इज बेस्ड ऑन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इस अप्रोच के ऊपर ये बेस्ड है ये स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम, ये 10 ईयर पीरियड के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2020-21 से।
थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट फोकस ऑन द वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट, यानी कि खराब चीजों से उसको ठीक से यूटिलाइज करके एक नया प्रोडक्ट बनाना। मेन मकसद ये है स्कीम के अंदर बोला गया, इस मैटर पे फोकस किया जा रहा है। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को और वेस्ट से वेल्थ की तरफ क्रिएशन के ऊपर फोकस करता है ये स्कीम। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और सही आंसर आपका क्या हो सकता है इन ऑप्शन को देख के बताइए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो गिवन है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सही है। डी में बोला जा रहा है ऑल 3 स्टेटमेंट, यानी कि 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट, यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर सी है। सी का मतलब ये हुआ कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट को छोड़ के, यानी कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्या, आप वो समझ लेते हैं। तो जो आपको बताया गया था कि 10 ईयर के लिए, ये 10 ईयर के लिए नहीं बल्कि ये 5 ईयर के लिए स्कीम लॉन्च किया गया, यानी कि इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये 2020-21 से स्टार्ट होकर के 2024-25 के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत था, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं ये स्कीम के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया PMFME। ठीक है, ये हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसे शॉर्ट में MOFPI बोला जाता है, इसने लॉन्च किया हुआ है। और इस स्कीम का जो मेन फोकस है, जो जिसके ऊपर ये बेस्ड है, वो इस बात के ऊपर बेस्ड है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से कम एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, यानी कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अच्छा, उसके अलावा जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं कि भी कौन कौन से प्रोडक्ट या फूड मटेरियल लिया जा सकता है, तो कुछ ये मैंने आपको मेंशन कर दिया गया, जो अंडरलाइन कर रहा हूं कि मैंगो, पोटैटो, पिकल्स, मिलेट्स, ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन, जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हमें जो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्टेटमेंट करेक्ट होगी वो किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, गंगोत्री नेशनल पार्क के रिगार्डिंग में। तो ये स्टेटमेंट 1 है आपके लिए और ये स्टेटमेंट 2 है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर यमुना, यानी कि दोनों रिवर गंगा और यमुना रिवर, दोनों का जो ओरिजिन बताया जा रहा है इस पार्क में इनसाइड है, ये बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाए द पार्क इज इन्वेलप्ड बाय द डेंस कॉनिफेरेंस फॉरेस्ट। पार्क के बारे में एक बात और बोली गई है कि ये जो पार्क है, एक तरह से आप बोल सकते हैं बिल्कुल शंकुधार जंगल जो होते हैं उसके बीच में ये पार्क लोकेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको बता दी गई है। अब इसके हिसाब से आपको बताना है कि गंगोत्री नेशनल पार्क के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गए। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सही वाला आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में जो ये बोला गया कि रिवर यमुना और रिवर गंगा की लोकेशन ओरिजिन के बारे में जो बोला गया कि ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर है, ये जो बोला गया ये बिल्कुल गलत है। यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टेब्लिश्ड हुआ था 1989 के अंदर, और ये जो इसकी जो लोकेशन है वो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराकाशी है वहां इसकी लोकेशन है। अगर हम बात करें कि ओरिजिन की बात करें गंगा रिवर की अगर ओरिजिन की बात करें तो वो गंगोत्री में हुआ है। अगर भाई यमुना रिवर के बारे में उसके ओरिजिन की बात करो, ये यमुनोत्री में हुआ है। ठीक है, गंगा गंगोत्री रिवर में, यमुना यमुनोत्री रिवर में। यमुनोत्री उसका ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, यानी कि उसका गंगोत्री नेशनल पार्क से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये आप बोल सकते हैं कि भी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया।
अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड स्टेटमेंट में ये जो इस पार्क के बारे में बोला कि डेंस, बिल्कुल डेंस कॉलिफॉर्म्स फॉरेस्ट की कैटेगरी में ये आता है, ठीक है, उस एरिया में है। यानी कि ये जो पार्क है, इस पार्क के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो ये कुछ पेड़ वगैरह ये वहां पे मिलते हैं, ठीक है, देवदार, फिर स्पॉर्क, ऑक, ये कुछ ट्रीज है जो फेमस है वहां पर, और कुछ वेजिटेबल वगैरह वहां वगैरह ये चीजें होती है। अगर मैं फोना की बात करूं यानी जानवरों की अगर मैं बात करूं तो ये जो नेशनल पार्क है फेमस है ब्लू शिप के लिए, ब्लैक बियर के लिए, ब्राउन बियर के लिए, ठीक है, हिमालयन मोनाल के लिए, ठीक है। तो ये कुछ स्पीसीज है जो वहां पे इसकी लोकेशन में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, सही स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है, बस वो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सही स्टेटमेंट हमारा सेकंड है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द स्टार प्रोग्राम। स्टार प्रोग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसके रिगार्डिंग में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये जिसमें बोला जा रहा है इट इन्वेस्ट 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी बाय 2025। स्टार प्रोग्राम के अंदर आपको बताया जा रहा है कि ये इसका जो है कि 85 इलेक्ट्रिसिटी की जो एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जाना है 2025 तक। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसे लॉन्च किया है। तो किसके रिगार्डिंग में, स्टार प्रोग्राम के रिगार्डिंग में आपको दो स्टेटमेंट दे दिए गए और दोनों स्टेटमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और सही स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है अब ये जान लेते हैं। स्टार्स प्रोग्राम यानी कि ये एक तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो रिजल्ट वगैरह को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती लाने के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए लॉन्च किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारी कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया है, ठीक है। यानी कि ये लॉन्च किसी मिनिस्ट्री नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है और ये हमारी कंट्री के अंदर जो 6 स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये लॉन्च हुआ है। यानी कि हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये जो स्टेट मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, इनको क्या किया, इसको समग्र शिक्षा के तहत इसे जोड़ा गया स्मार्ट प्रोग्राम के तहत, जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। डी का मतलब है दोनों स्टेटमेंट जो आपको गिवन थे दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज सेकंड एंड नेक्स्ट इज थर्ड स्टेटमेंट। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है और तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि भी रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जो शॉर्ट में बोला जा रहा है रेड प्लस, इस मैकेनिज्म डेवलप बाय द यूएनडीपी इन 2005। कि 2005 में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2005 में रेड प्लस को डेवलप किया गया था। ये बोला जा रहा है रेड प्लस का मतलब यहाँ पे ये रिड्यूसिंग ये देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि फॉरेस्ट का डिग्रेड हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, इसको इस मैकेनिज्म को मतलब को जो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है जंगल वगैरह जो कम हो रहे हैं, उसकी जो कटाई हो रही है, इस तरह की जो प्रॉब्लम को कम करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए रेड प्लस लाया गया था यूएनडीपी के द्वारा 2005 में। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है रेड प्लस मैकेनिज्म प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये क्या करती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्री को फॉर द स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, ठीक है, जो रोका जा सके, पेड़ों को ना काटा जा सके, इस तरह से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उन कंट्री को जो कि डेवलपिंग कंट्री के ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। ये मैकेनिज्म इसलिए स्टैब्लिश किया गया, ये काम वो करती है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी कि इसके लिए क्या किया गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज फॉर्म्ड फॉर द फाइनेंशियल रेड प्लस प्रोग्राम, और इसके लिए क्या किया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड भी क्रिएट किया गया है रेड प्लस के द्वारा।
तो ये 3 स्टेटमेंट आपके पास गिवन थी रेड प्लस के बारे में, और आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सही है, और डी में बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग भी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सही स्टेटमेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपको बोला जा रहा था कि भी ये रेड प्लस जो है ये एक मैकेनिज्म है जो 2005 में यूएनडीपी के द्वारा इसे डेवलप किया गया, बल्कि ये गलत हो गया, इसे यूएनडीपी ने डेवलप नहीं किया है, बल्कि इसे जो डेवलप करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएनएफसीसीसी एंड ट्रिपल सी है यहाँ पे, इन्होंने इसे डेवलप किया गया है। और जो ईयर बिल्कुल करेक्ट है, 2005 में डेवलप किया है। इस वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, बाकी जो दोनों है बिल्कुल सही है। यानी कि यूएनडीपी ये यूएनएफसीसी ने जो ये रेड प्लस लॉन्च किया गया, इसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जितनी डेवलपिंग कंट्री है उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो मतलब पेड़ों को काटे ना, डिफोरेस्टेशन को कम किया जा सके। ठीक है, और इसे COP17 के थ्रू, अभी जो रिसेंटली क्या हुआ कि COP17 के थ्रू इसमें क्या किया, फंड जनरेट किया गया, और इस फंड का नाम रखा गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। और सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो इस फंड को जो प्रोवाइड किया गया है, ब्राजील को प्रोवाइड किया, क्योंकि ब्राजील एक डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी के अंदर भी आता है। और ब्राजील के अंदर जो आपने पीछे रिसेंटली काफी न्यूज में भी सुना होगा कि वहां के जो भी जंगल वगैरह हैं, फॉरेस्ट वगैरह काफी जल रहे थे, तो काफी नेचर को काफी नुकसान हो रहा था, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए उसे सपोर्ट प्रोवाइड की गई थी 96.5 मिलियन डॉलर की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया बी का मतलब है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों गया, गलत सिर्फ इसकी ये वजह ये है कि इसे जो लॉन्च किया गया ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने इसे लॉन्च किया गया, ये यूएन के अंदर इसका एक पार्ट है। ठीक है, और 2005 में से लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द कंसेशन एग्रीमेंट ऑन द होलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा नाम थोड़ा है, इसी नाम को याद रखिएगा, होलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाज रिसेंटली साइंड विद विच नेबरिंग कंट्री बाय इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया ने होलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी साइन किया है किसी कंट्री के साथ। तो आपको ये बताना है कि कौन सी नेबर कंट्री के साथ हमने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि चाइना के साथ साइन किया है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है नेपाल के साथ साइन किया है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है भूटान के साथ साइन किया है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है म्यांमार के साथ साइन किया गया। तो ये 4 नेबर कंट्री है हमारी, और इन 4 नेबर कंट्री में से एक कंट्री है जिसके साथ हमारी कंट्री ने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के चूज करिए करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी का मतलब ये हुआ कि जो भूटान है, हमारा जो नेबर है भूटान के साथ हमारी कंट्री ने, इंडिया और भूटान का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है होलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट जो स्टैब्लिश किया गया, ये भूटान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया गया है, यानी कि 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये प्लांट प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया है। और इसके अंदर जो शेयरिंग है, यानी कि इसके जो दोनों जो कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही है, जो काम कर रही है, इसे 50:50 ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, यानी कि दोनों कंट्री को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी 50-50% मिलेगी। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि 2025 के हाफ तक, इसके सेकेंड हाफ तक ये जो प्लांट है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसका नाम होलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पड़ने की वजह ये है कि होलोंगचू एक रिवर है भूटान के अंदर, उस रिवर के ऊपर इसे स्टैब्लिश किया गया है, यानी कि ईस्टर्न भूटान के अंदर, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम त्रांसिंगयांगस्ते डिस्ट्रिक्ट है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसे लॉन्च किया गया इस प्रोजेक्ट को, और ये कंप्लीट इसके 2025 तक कंप्लीट होने की संभावना है, ये बोला था। यानी कि आप ये बोल सकते हैं करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा वो सी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और हमारी कंट्री में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसके रिगार्डिंग में ये 2 स्टेटमेंट है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, और करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं फर्स्ट
फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट डिसाइड ऑन द न्यू पॉलिसी एंड कैपिटल एक्वाजिशन फॉर द 3 सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ओनली। यानी कि ये जो काउंसिल है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये हमारी कंट्री के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए काम करती है और इसके अंदर न्यू पॉलिसी जो फॉर्म करनी होती है, जो बनानी होती है, या फिर कैपिटल एक्विजिशन यानी कि कौन सी मशीनरी या कौन सा वेपन हमारे फोर्स को दिया जाना है, उसके रिगार्डिंग में डिसीजन लेती है ये काउंसिल। स्टेटमेंट 1 में ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। यानी कि हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री में जो मिनिस्ट्री जो होती है वो इसका चेयरमैन होता है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है। सेकंड में ये बोला जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर जो हमारी कंट्री के होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसमें बी है। अब बी क्यों है, अब उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। तो हमारी कंट्री में ये इसका जो मेन पर्पस है या मेन एम है या मोटिव है इसको फॉर्मेशन करने का कि भी हाईएस्ट लेवल पर डिसीजन मेकिंग हो सके और पॉलिसी फॉर्मेशन हो सके। अगर हम बात करें अपनी कंट्री में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अलावा एक और है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके लिए भी काउंसिल काम करती है, जिसके बारे में क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं था। इस हिसाब से क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 जो हमारा हो गया वो गलत हो गया। क्यों गलत होने की एक सीधी वजह ये है कि इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड को मिस कर दिया गया है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, वो चेयरमैन होता है इस काउंसिल का। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इनके चेयरमैनशिप के अंदर ही लिए जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है क्या। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद ये जरूरत महसूस हुई कि हमारी कंट्री के अंदर इस तरह का एक काउंसिल होना चाहिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई वॉर कंडीशन हो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा इजी हो और जल्दी काम हो सके, तब लेके आया। और फिर 2001 में इसे इसको फॉर्म कर दिया गया। यानी कि करेक्ट आंसर जो आपका हो गया, करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। बी का मतलब सेकंड ऑप्शन। ध्यान रहे इसके अंदर चारों चीजें आती हैं, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसके अंदर आती है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर आपका बी है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द लोकेशन विच अपीयर्ड इन द न्यूज फॉर द मिस्टीरियस डेथ ऑफ 100 ऑफ एलिफेंट। अभी रिसेंटली एक जगह की एक लोकेशन काफी न्यूज में है और उसकी वजह यह है कि उस जगह पर कि 100 से भी ज्यादा जो हाथी है उनकी डेथ हो गई है। तो इस वजह से ये मिस्टीरियस डेथ, ये जो रहस्यमय मौत जो हुई है हाथियों की, इसकी वजह से काफी न्यूज में। आपको वो लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, ये किस लोकेशन की इसमें बात की जा रही है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये जो लोकेशन है वो है ओकोवांको डेल्टा। ओकोवांको डेल्टा जो वहां पे ये लोकेशन है। बी आपसे बोला जा रहा है हुई खा खांग, ये ऑप्शन बी है आपके लिए। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है उदाल वगे, ये ऑप्शन सी है आपका। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है वायनाड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पे डेथ हो गई है 100 ऑफ एलिफेंट मिस्टीरियस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो एक बार और ऑप्शन बोल देता हूं, ओके वांको डेल्टा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपके हुई खा खांग, ऑप्शन सी आपके केवल उदाल वके और ऑप्शन डी है वायनाड। तो ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये होगा ओकोवांको डेल्टा जो है यहाँ पे 100+ हाथियों की, एलिफेंट की डेथ हो गई है। ठीक है, अब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये ओकोवांके डेल्टा जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है। ठीक है, इस कंट्री का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना कंट्री के अंदर ये 100+ एलिफेंट की डेथ हो गई। जैसा कि आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो साउथ एरिया है, यानी कि साउथ अफ्रीका से ऊपर जो एक कंट्री है बोत्सवाना, वहां पर एक डेल्टा फॉर्मेशन होता है और इस डेल्टा का नाम है
ओकावांको डेल्टा, जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं, मैंने सर्कल कर दिया है, ठीक है। इस एरिया की बात की जा रही है जो नामीबिया से बाउंड्री टच कर रहा है, अंगोला से बाउंड्री टच कर रहा है, और उसके बाद ये जामीबिया से बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है। जिम्बाब्वे से भी ये बाउंड्री शेयर करता है बोत्सवाना, ठीक है, या इस एरिया में ये बात हुई है। अच्छा, ये जो एरिया है, यानी कि मैं ये बात करूं बोत्सवाना कंट्री के अंदर जो ओकावांको डेल्टा है, ये काफी फेमस है। अपने जो इंडेंजर कैटेगरी में बहुत सारे जो एनिमल है वर्ल्ड वाइड, वो सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर है, जिसकी वजह से ये एरिया काफी फेमस भी है, ठीक है। तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। बाकी आप अगर बाकी स्पीसीज के बारे में जानना चाहते हो कौन कौन, तो ये आपके पास ये देखिए, ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि इस एरिया में वर्ल्ड वाइड यही मिलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कनेक्ट विच टू लोकेशन। आपको बताना है ये जो रोड है जिसका ये नाम मैं बता रहा हूं, दारुक श्योक बेग दौलत बेग ओल्डी रोड, तो ये बताना है कि ये जो रोड है, ये रोड किस दो लोकेशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। दारुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ठीक है। तो दो लोकेशन कौन कौन सी है जिसको ये कनेक्ट करता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर को ये कनेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, ठीक है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो रोड है ये कनेक्ट करता है लिपू लेक और कैलाश मानसरोवर को, लिपू लेक को और कैलाश मानसरोवर को ये कनेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि डोकलाम प्लेटू को नाथुला पास के साथ ये कनेक्ट करता है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये लेह को काराकोरम पास के साथ ये कनेक्ट करता है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए आंसर के लिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हुआ कि ये जो दारुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड है, जिसे शॉर्ट में DSBDO भी बोला जाता है, DSBDO रोड, ये रोड लेह को हमारी कंट्री में JNK जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे ये लेह को काराकोरम पास के साथ कनेक्ट करता है। जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे हैं, ये लोकेशन JNK का लोकेशन हो गया पूरा, और JNK अंदर लद्दाख वाला जो रीजन है, लेह लद्दाख वाला जो रीजन है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं डिटेल में। तो उस एरिया में अभी रिसेंटली चाइना के साथ कुछ डिस्प्यूट टाइप का कुछ बात हो गई थी, चाइना हमारी टेरिटरी के अंदर एंटर कर गया था, तो अभी वो इस वजह से काफी न्यूज में है। तो ये लेह जो हमारी कंट्री है, देखिए ये लेह से लेकर ये काराकोरम पास जो है वहां तक ये डिस्टेंस कवर करने वाला रोड है, और ये इसकी जो डिस्टेंस है 255 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। और इस वजह से ये काफी न्यूज में होने की वजह है, क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन ये 40,000 फीट ये जो एल्टीट्यूड, ऊपर के एल्टीट्यूड पे ये श्योक रोड बना हुआ है, और ये इस एरिया में कनेक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और हमारी कंट्री के लिए ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी काफी मैटर करता है, क्योंकि जितने डिफेंस के लोग हैं यानी कि आर्मी पर्सनल हैं, उनके लिए ये जो व्हीकल वगैरह जो जाता है वो इस रूट की थ्रू ही जाता है। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और चाइना से जो इस पे डिस्प्यूट स्टेप जो हो गया है, यानी कि जो वॉर कंडीशन हुई थी, उस वजह से ये काफी न्यूज में बन जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी हो गया, यानी कि लेह को काराकोरम पास के साथ कनेक्ट करता है दौलत बेग ओल्डी रोड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ठीक है। ये एक प्रोग्राम के बारे में, एक स्कीम प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में होता है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कोई प्रोग्राम स्कीम वगैरह लॉन्च या चलाए जाते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से ये है कि आपको ये बताना है कि ये इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इसके बारे में आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है और सेकंड स्टेटमेंट ये वाला है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट फंक्शन अंडर द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, जिसके मिनिस्टर आपको पता होगा डॉक्टर हर्षवर्धन है। हाँ, तो ये बोला जा रहा है कि भाई ये उनके अंडर में ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ है, उसके अंडर में ये काम करती है, ठीक है। इसकी फंक्शनिंग इसके अंडर में होती है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन ऑफ जेनेटिक डिसीज का मतलब ये हुआ कि जो वो सारी डिसीज जो कि एनिमल के थ्रू इंसान में फैलती है,
तो ये बोला जा रहा है कि इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन फॉर द जेनेटिक डिसीज इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, तो अगर आपको जेनेटिक डिसीज के बारे में डिटेल में पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि भाई इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिफाई करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट क्या हमारी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं क्या है ये। तो ये इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम जो है ये हमारी कंट्री के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर ही स्टेटमेंट 1 के अंदर कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रन किया जाता है, फंक्शन किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो असिस्टेंस दी जा रही है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू आ रही है। 2004 से इसे लॉन्च किया जा चुका है और वर्ल्ड बैंक इसे असिस्ट करता है। असिस्ट करने का मतलब है कि फाइनेंशियली जो सपोर्ट करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर जो मेजर काम होता है वो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या। तो नंबर 1 आप ये बोल सकते हैं ये क्या करता है, हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी इंटीग्रेशन और डिसेंट्रलाइज और इंटीग्रेटेड जितनी भी सर्विलेंस एक्टिविटी है उसको ये मॉनिटर करता है हमारी कंट्री के थ्रू आउट पूरे इंटायर हमारी बाउंड्री के अंदर। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, हर तरह से ये स्टैब्लिश्ड है और ये फंक्शनिंग कर रहा है। मेनली ये स्टेट, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट जो इसकी फंक्शनिंग है ये हमारी कंट्री में HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एरिया को ये बूस्ट करता है। यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है जो वर्किंग क्लास के अंदर आते हैं वह उनको उनकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करता है ये प्रोग्राम। अच्छा, नेक्स्ट ये बोला गया है कि ये कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करने, उसको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। यानी इसका एक मोटिव ये है कि भी हेल्थ सेक्टर के अंदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे से अच्छे तरीके से यूज किया जा सके। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने से क्या होता है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ये इनका मेन मकसद है। तो ये कुछ फंक्शन थे जो मैंने आपको बता दिया। और मेनली ये जेनेटिक डिजीज यानी कि वो सारी बीमारी जो जानवरों से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होती है उस पर ज्यादा फोकस करता है ये इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर जो ये बोला जा रहा है, ये सेकंड स्टेटमेंट के अंदर जो आपसे ये बोला गया था कि ये क्या करता है, ये इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन करता है ये जेनेटिक डिसीज को, इसका मेजर कंपोनेंट है। बिल्कुल सही बात है ये, यानी कि भाई इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में तो ये हो गया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फोकस करता है। इसकी कुछ फंक्शनिंग के बारे में मैंने आपको बात करी। हमारी कंट्री के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो जेनेटिक डिसीज से रिलेटेड जो आपको बताया जा रहा है कि भाई जो मेन फोकस होता है, जो ये कोऑर्डिनेट करता है, ये जेनेटिक डिसीज के लिए कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डायरेक्ट एप्लीकेशन इन सिलिको ड्रग रिकवरी प्रोसेस। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन ये भी हेल्थ सेक्टर से ही है आपके लिए, और इसमें ये पूछा जा रहा है इन सिलिको ड्रग रिकवरी प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोसेस के बारे में आपको दिया गया। फर्स्ट प्रोसेस बोला जा रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक और सेकंड प्रोसेस बोला जा रहा है आपसे कि कंप्यूटर सिमुलेटेशन। ठीक है, ये दो मेथड आपको दिए गए हैं, आपको ये यूज करेक्ट बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट मेथड कौन सा है। अगर हम बात करें इन सिलिको ड्रग रिकवरी प्रोसेस, इट मीन्स ये है कि मान लीजिए किसी के अंदर किसी को मतलब किसी ड्रग्स एडिक्शन है किसी के अंदर, ठीक है, उसको रिकवर करना है, यानी कि उसे इस तरह की लत से दूर कराने के लिए हमारी कंट्री में या फिर वर्ल्ड वाइड कौन सा सिस्टम मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है, प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दो मेथड आपको दिए गए हैं, दोनों मेथड में से आइडेंटिफाई करिए कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली वन, यानी कि फर्स्ट का मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक करेक्ट है। अच्छा, बी में बोला जा रहा है कि भी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड का मतलब ये कंप्यूटर सिमुलेटेशन, इसका सेकंड मेथड जो है वो करेक्ट है। और सी में बोला जा रहा है बोथ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके ऑप्शन को देखते हुए अटेम्प्ट करिए।
उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये है कि दोनों ही मेथड, दोनों ही रिकवरी प्रोसेस जो आपको दे रखे, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर आपको बोला गया कि बायो इन्फॉर्मेटिक मेथड, यानी कि ये एक तरह से टूल है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो किसी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है या डिसीज से है उससे रिलेटेड उसके रिलेटेड जो डिस्कवरी प्रोसेस, या फिर यूं कहूं कि मैं उसे आइडेंटिफिकेशन का काम किया जाता है कि जो ड्रग्स वगैरह क्या टारगेट कर रही है हमारी कंट्री के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर, मतलब किस पोर्शन को टारगेट किया हुआ है और कहाँ पे इसके सिस्टम मिल पा रहे हैं, ठीक है। कंट्री के अंदर नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये क्या करती है कि डिस्कवरी प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन करने का काम करती है, हम कहें तो बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स। अच्छा, सेकंड जो बोला गया कि कंप्यूटर सिमुलेशन जो इसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये क्या करती है, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बाकी जगह के लिए, ताकि एक जगह मान लीजिए एक सेक्टर या एक प्लेस पे कोई रिसर्च हुई है, कोई है, तो दूसरे लोग उसको यूज कर सके, ये इसका मेजर काम है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ड्रग्स वगैरह जो टारगेट करती है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे डीएनए, आरएनए या प्रोटीन और इस तरह की जो बाकी चीजें होते हैं, एंजाइम्स, उस पर ये अटैक करती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर करना कि भी कहाँ पे टारगेट किया गया बॉडी को, किस पार्ट पे कर गया, इसकी नॉलेज या इंफॉर्मेशन को एक तरह से बाकी जो फार्मास्यूटिकल एक तरह से प्रोवाइड करना, इसका मेन काम है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट करे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।